ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ेंगे। तो कविता शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनका जन्म बंगाल के महिषादल नामक स्थान में हुआ था 1899 में 1899 में, और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी 1961 में। ये थे तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गढ़ा कोला स्थान से, लेकिन इनका जन्म बंगाल में हुआ था, इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा भी बंगाल में ही हुई। तो क्लास 9th तक 9वीं कक्षा तक इन्होंने महिषादल में ही शिक्षा पाई, औपचारिक रूप से स्कूल जाकर। लेकिन इसके बाद इन्होंने घर में ही स्वाध्याय से यानी सेल्फ स्टडी करके ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी ये 3 भाषाएं सीख ली। इन 3 भाषाओं में ज्ञान अर्जित कर लिया। इनको, निराला जी को संगीत और दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान था। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। इसका कारण ये था कि ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इनकी रचनाओं में उनका प्रभाव साफ झलकता है। पारिवारिक जीवन इनका बहुत दुखों में बीता था, क्योंकि इनकी बहुत छोटी उम्र में ही इनके प्रियजनों की मृत्यु हो गई थी, तो ये भीतर से टूट चुके थे। और साहित्य के क्षेत्र में भी इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था। लेखन के क्षेत्र में भी इनका जीवन आसान नहीं रहा, बहुत ही संघर्षमय जीवन इनका रहा था। तो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध लेखन में भी बहुत ख्याति प्राप्त की। कविताएं लिखने में तो ये प्रसिद्ध थे ही, लेकिन उपन्यास, कहानी और निबंध लेखन में भी इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका पूरा साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली नाम का बड़ा ग्रंथ है, जिसमें इनकी सारी रचनाएं, निराला जी की सारी रचनाओं को संकलित कर दिया गया है। और इनकी रचनाओं में जब हम इनकी बहुत सी कविताएं पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी रचनाओं में दर्शन, फिलॉसफी, जो मैंने पहले बताया वो तो है ही, विद्रोह झलकता है, क्रांति। ये ऐसा लगता है इनकी कविताओं को पढ़कर कि ये रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। और प्रेम पर भी इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। छायावाद के कवि होने के कारण प्रकृति पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। इनसे पहले जितनी भी कविताएं लिखी जा रही थी वे सब तुकों में लिखी जा रही थी, तुकबंदी होती थी। जैसे दोहा है तो 2 पंक्तियों का दोहा, उसके अंतिम शब्द आपस में मिलेंगे, राइमिंग बहुत होता था, और पंक्तियों को जोड़कर, मात्राओं को गिनकर सब कविताएं लिखी जाती थी। लेकिन निराला ने शुरुआत की मुक्त छंद की, यानी छंदों में कविताओं को बांधना इन्होंने बंद कर दिया। जैसे दोहा, सवैया, चौपाई, जब जो कविताएं लिखा करते थे पहले के पुराने कवि, उस तरह की कविताएं लिखनी इन्होंने बंद कर दी और मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो ये मुक्त छंद की कविताएं कही जाती हैं, जिनको मात्राओं में, गिनतियों में नहीं बांधा जाता। और इनकी कविताओं में एक तो शोषित वर्ग के प्रति बहुत पीड़ा दिखाई देती है, यानी जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो शोषित, इनकी कविताओं में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह का भाव दिखाई देता है। तो ये जो कविता है उत्साह, ये एक आह्वान गीत है। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
तो हम शुरू करते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। देखिए, मैं एक एक पंक्ति में से एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए, उसको समझाते हुए, उसके पीछे छिपे भाव को बताते हुए कविता स्पष्ट करूंगी। तो इसके लिए आपको हाथ में पुस्तक रखनी चाहिए, पेंसिल रखनी चाहिए और साथ साथ पुस्तक को देखना चाहिए, हर पंक्ति को पढ़ना चाहिए। तो ये बादल गरजो, ये बड़ी सिंपल सी बात है। बादल गरजो, कवि इस कविता में बादलों का आह्वान कर रहे हैं, यानी बादलों को पुकार रहे हैं। कह रहे हैं, हे बादल गरजो, थंडरिंग करो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। इस गगन को घेर लो। बादल और गगन में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। गगन है आसमान, स्काई, और बादल है क्लाउड्स। आसमान में बादल छाते हैं, जब बादल चले जाते हैं तो आसमान दिखता है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम आसमान को घेर लो, चारों तरफ छा जाओ और आसमान को घोर गर्जना करने के लिए घेर लो। घेर घेर घोर गगन, इस गगन को चारों ओर से घेर लो। धाराधर ओ धाराधर, धाराधर यानी धारा को धारण करने वाले बादल। धारा, कौन सी धारा? जल की धारा। बादलों में किसकी धारा बरसती है? बादलों से पानी की। तो पानी की धारा को धारण करने वाले तुम्हारे अंदर किसकी धारा छिपी हुई है? जल की धारा। बादलों की विशेषता ही यही है कि उसमें जल भरा होता है। तो उसे जैसे गिरिधर नाम कृष्ण को दिया है, गिरि को धारण करने वाले, इस तरह यहाँ बादलों को धाराधर नाम दे दिया कवि ने। धारा, जल की धारा को धारण करने वाले। ललित ललित काले घुंघराले। अब आपने देखा होगा बादलों को, जब आसमान पर तो कई तरह के आकार के बादल होते हैं। सुंदर सुंदर बादल, उनके विभिन्न आकार होते हैं। जैसे बच्चों की कल्पनाओं में आप किसी बच्चे को कहिए कि बादल का चित्र बनाओ, तो वो बड़ी सुंदर से ऐसे 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 करके बादल का चित्र बना देगा। ललित ललित यानी सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, घुंघराले जो कर्ल्स होते हैं, जिसमें घुंघर होते हैं, जो सीधे नहीं हो। बादल कभी आपने सीधे, चपटे, चौकोर, त्रिकोण, बिल्कुल गोल, ऐसे बादल कभी नहीं देखे होंगे। बादल हमेशा घुंघराले होते हैं। तो कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले। काले रंग के बादल होते हैं क्योंकि उसमें पानी भरा होता है। और बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बालक, बच्चे अपनी कल्पनाओं में पाल लेते हैं बादलों को। एक बार बादल देखा और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि आप बादल का चित्र बनाओ, तो वे अपनी कल्पना में पाले हुए बादलों को याद करके चित्र बना देते हैं। उन्हें देखने नहीं जाना पड़ता बाहर बादल कैसा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना में उनको पाल लिया है। उनकी कल्पना में बादल बस गए हैं, तो अपनी कल्पना के अनुसार वे चित्र बना लेते हैं। वैसे बादल हैं ये, यानी कोमल बादल। विद्युत छवि उर्मे, अब ये बच्चों की कल्पना जैसे कोमल बादल होते हुए भी इन बादलों में क्या है? विद्युत छवि उर्मे। विद्युत बिजली, छवि चित्र, उर हृदय। बादलों के हृदय में क्या छिपा हुआ है? बिजली। आपने देखा होगा जब बारिश आती है, जब बादल बहुत छा जाते हैं तो बिजली चमकती है। और कहाँ से दिखती है वो? बादलों के अंदर से, बादलों के हृदय में से बिजली चमकती है। कवि नव जीवन वाले। अब देखिए यहाँ पर कवि कुछ और कहना चाह रहे हैं बादल के माध्यम से। विद्युत छवि उर में, यहाँ तक वे बादल की बात कर रहे हैं कि बादलों के उर में, बादलों के हृदय में विद्युत की छवि है, बिजली
छिपी हुई है, बिजली का चित्र बसा हुआ है। जब बिजली चमकती है तो बिजली दिखती है, एक लाइन सी चमकती हुई, तो वो बिजली का चित्र है। तो बिजली का चित्र, बिजली की छवि बादलों के हृदय में बसी हुई है और वो कभी कभी चमकती है। अब कवि कह रहे हैं, कवि नव जीवन वाले। बादल जिस तरह से नया जीवन देते हैं, किसको नया जीवन देते हैं? तो ये धरती में छिपे हुए बीज, जब उनको बादलों का जल मिलता है तो उन बीजों में से अंकुर फूट पड़ते हैं और वो फिर से एक नया जीवन पा लेते हैं। अगर बादल ना बरसे, धरती में छिपे हुए बीजों को वो जल ना मिले तो वो मर जाएंगे। वो बीज पनपेंगे नहीं, उगेंगे नहीं, उन्हें जीवन नहीं मिलेगा। तो ये बादल जो है ये नव जीवन देने वाले हैं। इसी तरह से बादलों की तरह कौन नव जीवन देने वाला है? कवि। कवियों की तुलना बादलों से की है निराला जी ने। क्या कहते हैं? वज्र छिपा नूतन कविता। बादलों के हृदय में जिस तरह से कठोर बिजली छिपी हुई है, वज्र कठोर भीषण, ऐसे ही नूतन कविता किसके हृदय में छिपी हुई है? कवियों के हृदय में। कवि चाहें तो वे अपने हृदय से कविताओं को निकाल कर समाज में नया जीवन ला सकते हैं। जैसे बादल धरती में छिपे हुए बीज में अंकुर फुट निकाल कर उसको नया जीवन देते हैं, ऐसे कवि भी चाहे तो वे अपने अंदर छिपे हुए कठोर भावों से, वज्र जैसे भीषण भावों से समाज में नया जीवन ला सकते हैं। कब नया जीवन ला सकते हैं? जब समाज में बुराइयां आ जाती हैं, जब समाज में विसंगतियां आ जाती हैं, तो कवि अपनी कविताओं द्वारा समाज में क्रांति ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है। कवि कोमल कविताएं तो लिखता ही है, लिख सकता है। जैसे बादल बच्चों की कल्पना जैसे कोमल है, ऐसे ही कवि भी कोमल कविताएं भी लिखता है, लेकिन उसके अंदर कठोर भावनाएं भी छिपी हुई हैं जिसे वो निकाल कर समाज में क्रांति ला सकता है। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि बादलों को कह रहे हैं, लेकिन कवियों को भी सुना रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वज्र है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपने साहित्य से समाज में परिवर्तन ला सकते हो। तो निराला जी की ये विशेषता है कि उन्होंने बहुत सी ऐसी शोषक वर्ग के प्रति, शोषित वर्ग के प्रति कविताएं लिखकर समाज में अमीर और गरीब का भेदभाव मिटाने का प्रयत्न किया था। इनकी एक कविता है भिक्षुक, कभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कवि समाज में परिवर्तन ला सकता है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है एक भिखारी का जो सड़क से जूठे पत्ते जो लोग चाट पकौड़ी खाकर फेंक देते हैं, एक भिखारी उन पत्तों को उठाकर चाट रहा है और फिर वो लास्ट में लिखते हैं कि उनसे लड़ने के लिए कुत्ते भी हैं अड़े हुए, कि कुत्ते भी उनको घूर रहे हैं कि तुम पत्ते उठाकर क्यों खा रहे हो। भिक्षुक भिखारी का वर्णन है। तो इस तरह की कविता जब कवि लिखेगा तो समाज में लोगों की आंखें खुलेंगी कि अरे ऐसी हालत है लोगों की, इतने बुरी दशा है कि जूठे पत्ते खा रहे हैं, चाट रहे हैं, उस पर भी कुत्ते उनसे लड़ रहे हैं। तो समाज कुछ करेगा, कुछ लोग इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर कवि कुछ लिखेगा ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि समाज की दशा क्या है और हमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए। तो जिस तरह से बादल बरसकर सारी धरती पर नया जीवन ले आता है, अगर सूखा पड़ जाए, बादल न बरसे तो क्या हालत होगी।
आप समझते हो। वैसे ही अगर कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करें, अपने हृदय से कठोर भावनाओं को ना निकालें, दुनिया के बुराइयों को, संसार की बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ ना लिखें, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नया जीवन नहीं आएगा समाज में। तो वो कह रहे नूतन कविता फिर भर दो, तुम नई कविता लिखो। अब पुरानी कोमल भावनाओं की, प्रेम प्यार की कविताएं लिखने का समय चला गया है। फिर कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। क्यों बादलों को बरसना है? क्योंकि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल यानी व्याकुल, बेचैन, उन्मन अनमने, उन्मन यानी अनमना, जहां जब मन नहीं लगता। तो विश्व के निदाग के सकल जन, सारे विश्व में निदाग, निदाग कहते हैं बहुत अधिक गर्मी। तो विश्व में इतनी अधिक गर्मी हो गई कि उस गर्मी से सकल जन, सारे जन विकल विकल हो गए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, अनमने हो गए। तब उस हमेशा बारिश जो है, वर्षा जो है, वो ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। तो कह रहे हैं कि विश्व के निदाग के सकल जन, जब विश्व में गर्मी इतनी बढ़ गई तो सारे जन व्याकुल हो गए। तब आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तब न जाने कहां से, अज्ञात दिशा से, हमें नहीं पता। क्या आपको पता चलता कहां से बादल आए? अचानक हम देखते हैं आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हम नहीं जानते उत्तर से आए या दक्षिण से आए, पूर्व से आए या पश्चिम से आए, बस हमें दिखाई दे जाते हैं बादल। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत आसमान जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत के घन आसमान के बादल, घन बादल। तप्त धरा, धरा तप्त हो गई थी, धरती, धरा धरती, तप्त गरम, बिल्कुल तप गई थी धरती। जल से फिर शीतल कर दो। तो ये धरती तप गई है, कवि कह रहे हैं बादलों को, धरती तप गई है, विश्व के जन व्याकुल है गर्मी में, अब तुम अपने जल से शीतल कर दो। बादल गरजो, बादल तुम गरजो, केवल खाली छा कर मत चले जाना। तो यहां पर फिर दूसरे पैराग्राफ में कवि है वही बात कह रहे हैं कि संसार में बहुत सी बुराइयां आ गई हैं, गर्मी हो गई है, यानी लोग इन बुराइयों से, इन विपत्तियों से, इन मुसीबतों से बेचैन हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, अनमने हो गए हैं। अब इनको शांत कर दो, इन बुराइयों को दूर कर दो। तो हे कवि, तुम ऐसी कविताएं लिखो कि समाज से सारा भ्रष्टाचार, सारे दुख, सारा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, अमीर गरीब का भेदभाव सब दूर हो जाए और सब सुख से रहने लगे। तो ये कविता है जिसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि साहित्य की भूमिका समाज में क्रांति लाने के लिए बहुत बड़ी होती है। समाज में रेवोल्यूशन लाने के लिए कविताएं और साहित्य बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ कवि कोमल कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम बस बादल तुम छा कर, ठंडी ठंडी हवा फहरा कर तुम चले जाओ, नहीं, या रिमझिम फुहार करके चले जाओ, नहीं, तुम घोर गर्जना करो, घोर बारिश करो, ताकि धरती पर नया जीवन आ जाए। हे कवियों, तुम घोर कविताएं लिखो, तुम बुराइयों के प्रति आवाज उठाओ, विद्रोह करो, गरीबी के प्रति विद्रोह करो, भ्रष्टाचार के प्रति आवाज उठाओ, ताकि समाज में नई जिंदगी लौट आए। तो ये कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कोई भी चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और हमेशा कहीं बुराई देखें तो उसके प्रति आवाज़ उठाएं।